मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 2025 की। इस दिन सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम का एक बहुत ही पॉश एरिया है जहाँ पे काफ़ी पैसे वाले लोगों के बंगले हैं और इस कॉलोनी का नाम है सुशांत लोक 2। इस एरिया में जितने भी घर आते हैं वो पैसे वाले लोगों के हैं, बंगले हैं और इन जगहों पे, इन रिहायशी इलाकों पे काफ़ी शांति बनी रहती है क्योंकि सब परिवार, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो काफ़ी सक्षम माने जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में 10 जुलाई 2025 को सुबह 10:30 बजे इसी कॉलोनी के एक ऐसे घर से, जो कि 3 मंजिला इमारत है, उसके दूसरी मंजिल से दनादन गोलियों के चलने की आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। इस एरिया में इस तरह की आवाज़ गोलियों की इससे पहले नहीं सुनी गई थी, जिस वजह से लोगों का ध्यान तुरंत ही उस घर की तरफ जाता है कि कोई ऐसा शख्स जो संदेहास्पद हो, जो बदमाश हो, किसी घर में घुस गया हो, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा सोचकर लोग उस घर की ओर तुरंत ही निकलकर मदद के लिए बढ़ना शुरू करते हैं। उस मकान के नीचे भी कुछ लोग मौजूद थे और वो भी तुरंत ही घर के अंदर भागे दौड़े जब जाते हैं और जब ये समझते हैं, सोचते हैं कि आखिर गोलियों की ही आवाज़ थी या फिर हुआ क्या था, वैसे ही जब पहली मंजिल और दूसरी मंजिल तक कुछ लोग पहुंचते हैं तब देखते हैं कि उस मंजिल पे जो किचन बना हुआ है घर के अंदर, वहाँ पे एक महिला बेसुध हालत में फर्श पे पड़ी हुई है और उसके बदन से गोलियों के लगने के बाद जो खून का रिसाव है वो बहुत तेजी से फैल रहा है फर्श पे। वहाँ लोगों को उस भयानक दृश्य को देखने के बाद बहुत डर लगता है। हर किसी की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल चौंधिया जाती है। वो सोचने पे मजबूर होते हैं, हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस महिला की मौत हुई तो हुई कैसे और इसे गोली मारने वाला वो शख्स है तो है कौन। जब उस घर के दूसरे कमरे में ये लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ उस महिला का जो पिता है वो एक रिवॉल्वर को लिए हुए है और लोगों को ये समझते हुए देर नहीं लगती है कि हो ना हो इस हत्या के पीछे इसी शख्स का हाथ है। और इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है, जो आज की मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जुलाई 2025 से। समय 10:30 बजे का था, दिन गुरुवार का था और जगह गुरुग्राम का एक पॉश एरिया जिसे सुशांत लोक 2 के नाम से जाना जाता है। सुशांत लोक में एक घर है जो कि 3 मंजिला है और ये घर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जिस महिला की मौत हुई थी 10 जुलाई 2025 को, वो कोई आम महिला नहीं थी। वो एक 24 साल की ऐसी लड़की थी जिसका जिला में नाम इस वजह से चर्चित था, बहुत चर्चित, क्योंकि वो एक टेनिस की बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थी जिसने स्टेट लेवल पे कई सारे मैचेस जीते थे, कई सारी ट्रॉफियाँ हासिल की थी। इस वजह से उसे लोग देश प्रदेश में जानते थे और जिसका नाम था राधिका यादव। जो ये घर है सुशांत लोक में, इस घर में राधिका का पूरा परिवार रहा करता है। फर्स्ट फ्लोर जो है, इस फ्लोर पे उसके चाचा रहा करते हैं अपनी फैमिली के साथ और चाचा का नाम है कुलदीप यादव। वो अपनी पत्नी के साथ और एक बेटे के साथ रहते हैं। और दूसरी जो मंजिल है, इस मंजिल पे राधिका यादव अपने पिता, अपनी माँ और एक बड़े भाई के साथ रहती थी। जो पिता है उनका नाम है दीपक यादव। बताया जाता है लोगों के द्वारा कि जो दीपक यादव हैं और जो कुलदीप यादव हैं, ये अपने घर से बहुत सक्षम हैं क्योंकि इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और सारी ही प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। इस वजह से इन्हें अच्छी खासी मोटी रकम रेंट के वजह से आती है और ये एक बहुत सक्षम परिवार है। जो राधिका यादव है वो बचपन से ही टेनिस खेलने की बहुत शौकीन थी। इस वजह से जब वो 7 साल की होती है, उसके पिता दीपक यादव
यादव उसकी टेनिस की जो आगे की प्रैक्टिस होती है इसके लिए वो बहुत ज़्यादा राधिका का साथ देते हैं। बचपन से ही वो उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे। उसकी ट्रेनिंग की एकेडमी की बात हो या फिर उसके फिटनेस की बात हो, पिता हर कदम पे अपनी बेटी का साथ देते हुए 18 साल से अपनी बेटी को टेनिस की एक मशहूर खिलाड़ी बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे राधिका बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो खिलाड़ी तो बन रही थी, टेनिस काफ़ी अच्छा खेलती थी, वो स्टेट वाइज कई सारी मैचेस भी जीत चुकी थी, कई सारी ट्रॉफी वो घर ला चुकी थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा होता है लगभग अभी से 2 साल पहले कि उसको जो पीठ की एक हड्डी होती है इसमें इंजरी आ जाती है और जिसकी वजह से वो इंजर्ड होने की वजह से ग्राउंड पे नहीं खेल पाती है। और 2 साल पहले उसका जो एक ग्राफ था, एक करियर था जो काफ़ी ऊंचाई छू रहा था, वो सडन नीचे आ जाता है। और वहीं से अब जो राधिका थी वो थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम फेस करती है, परेशान रहने लगती हैं। उसके पिता भी थोड़ा परेशान से रहते हैं इस वजह से, लेकिन बेटी या फिर उसका बाप हार नहीं मानता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। राधिका ने निर्णय लिया कि मैं इस पैशन को आगे रखना चाहती हूँ और मैं एक एकेडमी खोलना चाहती हूँ। पिता जब बेटी के इस डिसीजन को, इस निर्णय को सुनते हैं तब वो इसे भी मानते हैं और वो फिर अपनी बेटी की जो टेनिस की एकेडमी होती है उसे खुलवाने में मदद भी करते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी सारे बच्चों को टेनिस खेलने की प्रशिक्षण दिया करती। लगभग 1 साल पहले 11 मई को ही उसने अपनी एकेडमी ओपन कर दी थी और जितने भी जानने पहचानने वाले लोग थे, चाहे उसके पिता के चाहे खुद राधिका के, वो सभी को ये बातें शेयर कर रही थी काफ़ी खुशी के साथ कि उसने एकेडमी खोला है और इस एकेडमी में अगर किसी भी बच्चे को ज़रूरत होती है टेनिस खेलने के लिए, वो चाहते हैं कि प्रशिक्षित हो सकें, तो वो राधिका से कांटेक्ट करें। और इस तरह से वो एक बहुत ही अच्छी एकेडमी रन करने लगती है। लेकिन अचानक से 10 जुलाई 2025 को बाप बेटी के बीच होता क्या है और किस वजह से राधिका को उसके पिता मौत के घाट उतार देते हैं, ये सभी को देखने के बाद, सुनने के बाद जितने भी लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि उसके पिता ही इस मौत का कारण है, हर कोई ये सोचने में या फिर ये समझ पाने में बिल्कुल असक्षम हो जाता है कि क्या कोई ऐसा बाप जो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए इतनी बचपन से ही उसकी सहायता करता आ रहा था, वो किस वजह से उसकी जान लेने पे आमादा हो गया। जब कुलदीप यादव राधिका के चाचा से पुलिस इन सवालों को पूछती है कि जिस दिन राधिका का मर्डर हुआ उस दिन उन्होंने क्या क्या देखा, क्योंकि सबसे पहले राधिका को उस अवस्था में, यानी जब उसको गोली लगी थी तो उसके बाद उसके चाचा ने ही सबसे पहले ये सारी चीज़ों को देखा था, क्योंकि चाचा फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे। तब चाचा के बयान के अनुसार बताया गया कि 10 जुलाई 2025 को गोलियों के चलने की आवाज़ आई 2nd फ्लोर से। इसके बाद चाचा कुलदीप जो कि घर पे ही थे उस वक्त, वो दौड़े दौड़े 2nd फ्लोर पे जाते हैं। जब वो उस फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि राधिका किचन में बेसुध ज़मीन पे पड़ी है और उसके बदन से खूब सारे खून का रिसाव हो रहा है। और दूसरे रूम में बैठे उसके खुद के भाई यानी राधिका के पिता ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और उनके सामने जो एक टेबल है वहाँ पे वो एक रिवॉल्वर रखी हुई है जो कि लाइसेंसी रिवॉल्वर है राधिका के फादर की। उस वक्त राधिका की माँ दूसरे कमरे में थी। बताया जाता है कि राधिका की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें फीवर था, इस वजह से वो उस कमरे में ही आराम कर रही थी। इतना देखते ही अब जो चाचा कुलदीप यादव होते हैं वो घबराते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जो लोग होते हैं नीचे खड़े वो भी दौड़े भागे बिल्डिंग में आते हैं और उसके बाद राधिका को चाचा की मदद और लोगों की मदद के साथ ही उठा करके नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर जब परीक्षण करते हैं राधिका की तो उसकी डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। इसके बाद तुरंत ही उस भीड़ से एक शख्स नज़दीकी
पुलिस थाने गुरुग्राम में कॉल करता है और इस सारी बात की जानकारी पुलिस को देता है। इसके बाद जब हॉस्पिटल से भी कंफर्मेशन कॉल पुलिस के पास पहुंचती है तब पुलिस की टीम तुरंत ही इस हॉस्पिटल की ओर रवाना होती है। जब वो हॉस्पिटल आती है तब राधिका को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद उनके पिता को, क्योंकि चाचा ने ये सारी चीज़ें खुद अपने आंखों से देखी थी, उन्होंने बयान दिए थे, इस आधार पर राधिका के पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब राधिका के पिता को गिरफ्तार किया जाता है उन्हें 1 दिन की रिमांड में लिया जाता है कोर्ट के द्वारा और फिर उनसे पूछताछ की जो सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ के जो पहलू होते हैं उसकी जांच की जाती है पुलिस के द्वारा। और जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी खुद की बेटी की जान क्यों ले ली, क्योंकि वो जो रिवॉल्वर था जिससे राधिका की मौत हुई थी उस रिवॉल्वर को भी पुलिस ने रिकवर कर लिया जो कि राधिका के पिता का ही है। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तब उनका जो FIR में दर्ज बयान है वो बयान मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ कि उनके पिता के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किस वजह से उन्होंने अपनी ही बेटी को 4 गोलियां मारी थी, क्योंकि जिस रिवॉल्वर से गोलियां मारी गई थी उसमें 6 कारतूस जो है वो डाले जाते हैं, जिसके 5 खोखे जो हैं मौकाए वारदात से बरामद होते हैं। 4 जो गोलियां हैं वो राधिका के शरीर से मिलती हैं और 1 जिंदा कारतूस उस समय भी रिवॉल्वर के अंदर ही था जब पुलिस ने ये रिवॉल्वर को बरामद किया था। अब क्या है ये पूरा स्टेटमेंट जो राधिका के पिता दीपक यादव ने दिया है, आइए उसे जान लेते हैं। वो बताते हैं कि मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर है और वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुकी है, काफ़ी सारी ट्रॉफी भी जीत चुकी है। कुछ दिन पहले मेरी लड़की ने कंधे में इंजरी होने के कारण खेल छोड़ दिया। उसने अपने एकेडमी खोलने की बात रखी और जो बच्चे टेनिस सीखना चाहते हैं वो उन्हें प्रशिक्षित करना चाहती थी, जिसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी और इस एकेडमी को खुलवाने में उसके पिता ने भी मदद की थी। फिर वो बताते हैं जब मैं दूध लाने के लिए गांव में जाया करता था जो कि वजीराबाद नाम से जाना जाता है, तो मुझे लोग बोलते थे कि आपकी लड़की कमाई करती है और उस कमाई को आप खाते हैं, जिससे मैं काफ़ी परेशान हो जाता था। वो लोग मेरी लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे, जिससे मैं काफ़ी परेशान रहता था। जब मैंने लड़की को कहा आप जो एकेडमी खोली हो जिसमें आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, प्रशिक्षण देते हो टेनिस की, उसे बंद कर दो, तब मेरी लड़की ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया, जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती थी और इससे मुझे काफ़ी टेंशन रहता था और इसी के चलते मैंने मेरी लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकाली और जब मेरी लड़की रसोई में खाना बना रही थी तब मैंने पीछे से कमर में 3 गोली मारी और मैंने ही उसके यानी अपनी लड़की की हत्या की है। ये पूरा बयान राधिका के फादर ने पुलिस को दिया है। जब पुलिस इस बयान को सुनती है जो राधिका के पिता दीपक यादव ने दिया था, तब पुलिस थोड़ा जांचबीन छानबीन और ज़्यादा पुख्ता तरीके से करने की कोशिश कर रही है और ये केस अभी भी पूरी जांच के दायरे में रहते हुए आगे की जो और भी इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। लेकिन कुछ बातें इसमें सामने आ रही है कि राधिका के पिता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा शक है, क्योंकि राधिका एकेडमी तो चलाती थी लेकिन एकेडमी खोले हुए उसको काफ़ी महीने बीत चुके थे। एक ऐसा बाप जो कि बच्ची के पीछे अपने 7 साल की जब वो थी तब से उसकी मदद करता था उसके सपने को पूरा करने में। टेनिस एक बहुत ही महंगा खेल है जिसमें उसने काफ़ी सारे पैसे भी लगाए थे। इसके बाद जो राधिका के पिताजी हैं, अगर उनको ताने गांव वाले देते थे तो गांव वाले ये भी जानते थे कि राधिका के पिता ऑलरेडी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनके बहुत सारे पैसे जो हैं वो तमाम इनकम, उनको सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मोटी कमाई उनको किराए लगाने की वजह से, यानी जितने भी प्लॉट हैं वो रेंटेड हैं, रेंट पे दिए गए हुए हैं और उससे बहुत ही अच्छी इनकम सोर्स राधिका के पिता का है। उन्हें कभी अपने बेटी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी उनकी खुद की कैपेसिटी है। तो इसके पीछे पैसा या फिर ताने लोगों के नहीं हो सकते हैं। साथ ही दूसरी तरफ से कुछ
और भी संदेहास्पद बातें जो है वो इस केस में सामने आ रही है कि राधिका ने 1 साल पहले एक वीडियो एल्बम किया था, एक सॉन्ग का, जिसमें उसने काम किया था। और उस वीडियो एल्बम में जब उसने काम किया था तो एक लड़के के साथ वो दिखाई दे रही है। तो क्या इस वजह से कि राधिका इस तरह से अपना जो वीडियो एल्बम का या फिर जो भी शूटिंग का काम कर रही थी वो पिता को पसंद नहीं था, उसकी वजह से उसने पिता ने अपनी बेटी को मार दिया? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो वीडियो एल्बम बहुत पुरानी है। राधिका ने उसमें कुछ भी ऐसा अटपटा कपड़ा नहीं पहना है, कुछ भी ऐसा उसका चरित्र नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से लोग राधिका के पिता को टारगेट करें, ताने मारें, या फिर राधिका के पिता भी इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड नहीं है। क्योंकि टेनिस जो खिलाड़ी होते हैं या फिर किसी भी खिलाड़ी का जो ड्रेस होता है वो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है ताकि वो कंफर्टेबली अपने खेल को खेल सके ग्राउंड पे। तो राधिका ऐसे कपड़े पहले से भी पहनती थी, इस वजह से वीडियो को लेकर के भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है, ताकि मोटिव जो है वो क्लियरली पुलिस को लग पाए कि यही मोटिव हो सकता है। इसके बाद और भी कई सारी बातें हैं। कुछ ऐसे टेनिस के ट्रेनर हैं जिनका बयान भी मीडिया में सामने आ रहा है। एक ऐसे ही ट्रेनर हैं जिनका नाम है अजय यादव, जिन्होंने राधिका यादव को ट्रेनिंग देना शुरू किया था 2020 से लेकर 2022 तक। और ये जो अजय यादव है, इसे राधिका अपना बड़ा भाई भी मानती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी पर्सनल बातें उनसे शेयर करती थी। अजय यादव का राधिका के घर आना जाना लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से उनके तरफ से ये बयान आया कि वो परिवार एक बहुत ही सभ्य परिवार था। राधिका के पिता राधिका को बहुत सपोर्ट करते थे खेल को लेकर के। तो ये बात सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है कि क्या कोई पिता जो अपनी बेटी की इतनी मदद करता था बचपन से ही, वो अपनी बेटी की जान ले सकता है किसी ऐसी छोटी छोटी सी लोगों के तानों की वजह से, या फाइनेंशियली वो खुद भी स्ट्रांग थे तो वो राधिका के पैसे तो ना लेते थे और ना ही ये कोई मकसद हो सकता है इस मर्डर के पीछे। उन्होंने ये भी शंका जताई है कि जो राधिका है वो उन्हें बताती थी कि उसके पीछे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके घर वालों की तरफ से, और वो जब कंधे में चोट लगने की वजह से परेशान हुई थी, उसके बाद वो घर में रहते रहते थोड़ा परेशान हो गई थी मेंटली। तब उसने कहा भी था कि मैं घर से बाहर जाना चाहती हूँ, अपनी ट्रेनिंग जो है टेनिस की वो थोड़ी और अच्छे से लेना चाहती हूँ। और इसकी वजह से जो अजय यादव ट्रेनर हैं, उन्होंने एक मदद की पहल भी की थी, पेशकश भी की थी, जो कि राधिका को इंटरनेशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती थी इस खेल में आगे के और भी अच्छे करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए राधिका के। लेकिन घर वालों की तरफ से शायद मना कर दिया गया था, इस वजह से राधिका इंडिया से बाहर नहीं जा पाई थी। और भी कई सारी बातें हैं जो कि जांच का विषय है, लेकिन क्लियर मोटिव जो है वो अभी भी पता नहीं चल पाया है। और लिहाजा शनिवार को 14 दिन की और भी ज़्यादा जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है राधिका के पिता की, दीपक यादव की। तो और भी इस केस में जो न्यू अपडेट है, हो सकता है कि इस मौत के पीछे कोई गंभीर साजिश हो, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। पुलिस कभी भी इस केस में नया खुलासा कर सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जो अपने आप में ही सोचने पे मजबूर कर देती है। एक ऐसी लड़की जो महज 24 साल की थी, जो कि बचपन से ही मेहनती थी, जिसने अपने माता पिता की सारी बातें मानी थी, अपनी करियर को लेकर काफ़ी पैशनेटेड थी। लेकिन हुआ तो हुआ क्या उसके साथ, उसके पेरेंट के साथ, किस बात को लेकर के, किस बात की ऐसी परेशानी हुई उस परिवार में जो राधिका के मौत की वजह बन गई। क्योंकि जब राधिका के पिता को पुलिस हिरासत में लेकर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तो वो छोटी सी क्लिप भी वीडियो जो है मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि उनके चेहरे पे कोई ऐसा हाव भाव या फिर गिल्ट जैसी फीलिंग नहीं है। तो हो ना हो इस मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी एक वजह हो सकती है, जो कई बार मौत के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है। और केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनमें पता लगा है पहले भी, और इसमें भी लगने के
की ऐसी संभावनाएं, शक जताई जा रही है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। अगर ऐसी कहानियां, रियल क्राइम स्टोरीज के आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, इसी मंशा से मैं कहानियां आपको सुनाती हूं। तो यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कहानी सुनने के बाद कहानी को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना रखें पूरा ख्याल। धन्यवाद।